अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। हुकूमती अदाद और शुमार के मुताबिक साल 2023 और 24 के लिए गंदम के मुकर्रर करदा हदफ पूरे कर लिए गए हैं। गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा 21 मिलियन एकड़ से बढ़कर 22.20 मिलियन तक जा पहुंचा है और ये उम्मीद रोशन हो चुकी है कि इस साल हमें मकामी ज़रूरत के लिए गंदम बैरून ममालिक से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। एकड़ की तादाद तो बढ़ चुकी है मगर फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए अभी इकदामात करना बाकी है। गंदम की फसल इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अक्सर इलाकों में गंदम को दूसरा पानी लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा गंदम को रस्ट जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए इकदामात भी इन्हीं दिनों में ही किए जाते हैं। गंदम का बैलेंस फर्टिलाइजर प्लान भी इन्हीं दिनों में बनाया जाता है। इसके अलावा गंदम को गिरने से बचाने के लिए हिकमत अमली भी इन्हीं दिनों में तय की जाती है और गंदम को जड़ी बूटियों से महफूज कैसे रखना है वो भी अभी की प्लान करने की चीज है। रवा सीजन में गंदम सीरीज का यह चौथा प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम किसानों को बताएंगे कि पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ इलाकों में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए। इसके अलावा गंदम की खतरनाक बीमारी रस्ट, उससे फसल को कैसे महफूज रखना है, जड़ी बूटियों से कैसे फसल को बचाया जाए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि गंदम की फसल को मौसमी सख्तियों से बचाने के लिए फॉलियर स्प्रे कब और किस फार्मूले के तहत करना है और आपकी मुलाकात करवाई जाएगी चंद कामयाब गंदम के काश्तकारों से। गंदम हमारी इंतहाई अहम नकद आवर फसल है जो पाकिस्तान में बुनियादी खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान शुरू से ही गंदम इंपोर्ट करके गुजारा करता आ रहा है जो आज तक जारी है। 60 की दहाई में अमेरिका की मदद से मैक्सी पाक बीच की दरियाफ्त के बाद पाकिस्तान में गंदम की औसत पैदावार 10 मन से बढ़कर 20 मन के करीब हो गई और किसी हद तक गंदम की इंपोर्ट में कमी वाक़ई हुई। मैक्सी पाक गंदम का बीज पाकिस्तान की ज़राअत में सबसे बड़ा इनकलाब था। इसके बाद मुख्तलिफ पैदावारी टेक्नोलॉजी और बीज की इकसाम बनाकर हम फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में तो कामयाब हो गए मगर मैक्सी पाक जैसी कोई बड़ी दरियाफ्त करने में कामयाब ना हो सके। हमारे गंदम के बीज में 70 से 80 मन फी एकड़ पैदावार देने की सलाहियत मौजूद है मगर हमारे किसान बहुत सी गलत प्रैक्टिसेस से पूरी पैदावार नहीं ले पाते जिसकी वजह से हमारी कौमी पैदावार सिर्फ 30 मन के करीब है जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। गंदम का शुमार ऐसी फसलों में होता है जो ज्यादा पानी पसंद नहीं करती और गंदम को सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी पानी की ज्यादती की वजह से ही होता है। इसलिए गंदम को हमेशा उस वक्त पानी लगाना चाहिए जब पानी दरकार हो। आइए देखते हैं कि पानी की ज्यादती की वजह से गंदम को कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और उससे कितनी पैदावार मुतासर हो सकती है। गंदम मौसम सरमा की फसल होने के बायस कम पानी में अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। औस की सूरत में रोजाना की बुनियाद पर जमीन में नमी शामिल हो रही होती है जो जमीन को खुश्क नहीं होने देती। ज्यादा पानी से फसल में मुख्तलिफ फफूंदी की बीमारियां जन्म लेती हैं। फसल की बढ़ोतरी रुक जाती है। दर्जा हरारत 25 डिग्री से ऊपर चला जाए तो पानी की कमी फसल को मुतासर भी कर सकती है। नवंबर में काश्त की गई गंदम इस वक्त 60 दिन से ऊपर जा चुकी है और अक्सर इलाकों में किसान गंदम को दूसरा पानी लगाने का प्लान कर रहे हैं। हमारे किसान गंदम को पानी लगाने का प्लान दिनों के हिसाब से करते हैं जो एक गलत प्रैक्टिस है। गंदम को पानी लगाने का हिसाब गुज़श्ता फसल और जमीनी साख्त के लिहाज से किया जाता है। आइए देखते हैं कि कौन से अनासर हैं जिनको मद्देनजर रखकर गंदम का पानी प्लान किया जाता है। गंदम की फसल को सबसे पहले पानी उस वक्त दरकार होता है जब पौधा शगुफे बना रहा हो और मैरा जमीनों में ये हालत काश्त के 20 से 25 दिन बाद शुरू हो जाती है। आपाशी के लिहाज से दूसरा अहम मरहला उस वक्त शुरू होता है जब फसल गोप या सिट्टे निकालने के करीब हो। पक्के वाट के रकबे और मैरा जमीनों में दूसरे पानी का वक्त 80 से 90 दिन बाद शुरू होता है।
इसलिए अगर इस मरहले पर फसल को पानी की कमी आ जाए तो गंदम का दाना कमजोर रह जाता है और पैदावार में कमी वाक़ई होती है। रेतली जमीनों में पानी रोकने की सलाहियत बहुत कम होती है, इसलिए जड़ों में नमी खुश्क हो तो फौरी आबपाशी कर देनी चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जमीनी नौइयत को मद्देनजर रखते हुए गंदम को दूसरा पानी कब लगना चाहिए, इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हमारे पास माहिर काश्त महविश मखदूम साहबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि गंदम को दूसरा पानी कब लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मिस बताइएगा कि हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान भर में, जो ज़मीनें हैं हमारी, रेतली है, फिर लूमी सॉइल है, फिर उसके अलावा हमारे पास मैरा ज़मीन है और पक्के वट की ज़मीनें हैं, इन सारों को ज़रा बताएं कि दूसरा पानी कब लगना चाहिए। तो वो पानी जो है वो हम देखते हैं ज़मीन की ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि अगर तो वो लगाई गई है कमाद के बाद या कपास के बाद फसल, तो वो हम कहते हैं कि 70 से 80 दिन के बाद लगाए, ताकि जो है वो एक उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है उस पे लगाना वो ज़रूरी है, वरना जो पौधे के जो सिट्टे हैं वो साइज़ में छोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दानों की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। अच्छा ये बताएं, इसके जो रेतले इलाके हैं, जिस तरह हमारा थर है, थल है, चुलिस्तान है, तो इनमें अगर पानी की एक्सेस हो तो तब भी गंदम स्ट्रेस में जाती है। वो फिर ये होती है कि पानी की अगर एक्सेसिव है तो वो उसको ड्राउट के लिहाज से, यानी कि पानी की शॉर्टेज की फिर हमें इतना इशू नहीं आ जाता, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो एट द एंड वो टर्मिनल हीट स्ट्रेस का हमें उन एरिया में होता है। तो उसका भी यही इलाज होता है कि अगर हीट ज़्यादा हो गई है तो आप ये करें कि उसको एक इरीगेशन जो है ना वो एक्स्ट्रा दे दें। बाकी इलाकों की निस्बत इधर हम पानी की जो मिकदार है ना, यानी कि पानी कितनी दफ़ा लगाना है, वो ज़्यादा बताते हैं। बाकी इलाकों के लिए हम कहते हैं कि 3 या मैक्सिमम 4 जो है वो इनफ होता है, लेकिन रेतले इलाकों के लिए हम 7 तक भी कह देते हैं कि नंबर ऑफ इरिगेशन जो है ना वो आप उतनी बढ़ा दें ताकि उसको हम स्ट्रेस में जाने ही ना दें। महविश मखदूम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को याद होगा कि गुज़श्ता साल मार्च के महीने में आंधी और बारिशों की वजह से गंदम अपने पांव पे खड़ी ना रह सकी और गिर गई, जिसकी वजह से 20% तक प्रोडक्शन का लॉस रिपोर्ट हुआ। गंदम गिरने की सबसे बड़ी वजह खादों का गैर मतवाजन इस्तेमाल था। गंदम की अच्छी पैदावार के लिए 3 बुनियादी खादें जरूरी समझी जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की खादें शामिल हैं। फास्फोरस की खादें महंगी होने की वजह से किसान पहले और दूसरे पानी के साथ नाइट्रोजनी खादें यानी यूरिया खाद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और यूरिया खाद पौधे की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूरिया खाद के ज्यादा इस्तेमाल से पौधे का कद ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे के गिरने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरे पानी के साथ कौन सी मुतवाजन खादें डाली जाएं ताकि गंदम गिरने से बच सके। ऐसे काश्तकार जो बुआई के वक्त कम से कम 1 बैग DAP और पहले पानी पर कम से कम 1 बैग यूरिया खाद डाल चुके हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो 12.5 किलो NPK 16-22-23 और बोरान 1 किलो फी एकड़ डाल दें। उनकी पैदावार 50 मन तक पहुंच जाएगी। ऐसे काश्तकार जिन्होंने बुआई के वक्त DAP खाद नहीं डाली और पहले पानी पर भी कोई खाद नहीं डाली, वो नाइट्रोफास का कम से कम 1 बैग, बोरान 1 किलो और जिंक 3 किलो फी एकड़ डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस वक्त गंदम इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और अक्सर इलाकों में दूसरे आबपाशी का वक्त शुरू हो चुका है। और दूसरे आबपाशी के वक्त कौन कौन सी अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा वाली खादें इस्तेमाल करनी है, ये जानने के लिए इस वक्त इकरा गफूर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस इकरा, ये बताइएगा कि दूसरे पानी के साथ किसानों को कौन कौन सी अज्जाए कबीरा वाली खादें इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जो भी किसान हैं वो अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाएं ताकि उनको खुद अंदाज़ा हो सके कि उनकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, उसके हिसाब से वो खाद का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि बिजाई के वक्त जो है वो अपनी खाद का जो इस्तेमाल है वो उसी वक्त फास्फोरस और पोटाश
और यूरिया के जो रिकमेंडेड डोजेजेस हैं उनको कर लें। हाँ, मगर अगर किसी वजह से कोई अवेलेबिलिटी का इशू था या कोई इस तरह का मसला था तो आप जो है वो फास्फोरस जो है उसको आप नाइट्रोफॉस की शक्ल में दूसरी अपाशी के वक्त ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपकी यूरिया की डोजेज आप अमूमन किसान स्प्लिट कर लेते हैं, कुछ बजाई के वक्त डाल लेते हैं, कुछ दूसरे पानी पे। तो दूसरे पानी पे आप नाइट्रोफॉस की शक्ल में फास्फोरस और यूरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है दूसरी बजाई के वक्त। अच्छा मिस, ये बताएं कि कुछ इलाकों में इस वक्त पहले पानी का वक्त है, गन्ने कटाई के बाद और मकई के बाद जिन लोगों ने गंदम काश की थी वो पहला पानी लगाएंगे, तो पहले पानी के साथ कौन कौन सी खादें रिकमेंड करती हैं आप? बुनियादी रिकमेंडेशन वही है कि आपने जो बजाई के वक्त है वो इस्तेमाल कर लेनी, अपनी खाद जो रह गया डोजेज वो आपने दूसरे पानी तक भी हम तभी बात लेके जा रहे हैं ना कि अगर किसी वजह से अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो आप उसको खाद दे दें। सेम रिकमेंडेशन पहले पानी के साथ है कि जो आपकी कोई खाद रह गई है किसी वजह से उसको आपने पहले पानी के साथ दे देना है। हाँ, इसमें मगर कोशिश ये करनी है कि फास्फोरस जो कि किसान अमूमन DAP की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं उसको आपने DAP की शक्ल में नहीं देना, आपने उसको नाइट्रोफॉस की शक्ल में पौधे को देना है, क्योंकि जो DAP है ये जब आप इरिगेशन के साथ इसको देते हैं तो ये मूव नहीं करती पानी के साथ, ये वहीं की वहीं ज़मीन में आप जहाँ डालेंगे ये वहीं स्टक हो जाती है, ये पौधे को अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए आपने हमेशा जो है फास्फोरस जो है जब पहले या दूसरे पानी के साथ अगर आप दे रहे हैं बजाई की बजाय तो आपने फिर इसको नाइट्रोफॉस की शक्ल में देना, फिर इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो पौधे को मुमकिन हो सकेगी। अब इसी तरह ये फरमा दें कि इस वक्त अज्जाए सगीरा कौन कौन से गंदम को चाहिए होते हैं, खास तौर पे दूसरे पानी के साथ? जिंक और बोरॉन जो है ये आपने अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी क्रॉप पे, मगर इसकी रेशो आपने ये रखनी कि बोरॉन जो है वो उसका पर्टिकुलरली साल में एक दफ़ा आपकी, यानी जिस फील्ड में आप लगा रहे हैं वीट, अगर उसमें पहले से बोरॉन पिछली फसल पे बोरॉन की एप्लीकेशन या जिंक की एप्लीकेशन हो चुकी है तो आपने इस वीट पे पर्टिकुलरली नहीं करनी। जी मिस इकरा गफूर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को दूसरे पानी के साथ रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोजेस देनी चाहिए। पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ पैदावार 30 मन से भी कम है, जबकि न्यूजीलैंड इस वक्त 100 मन से ज्यादा फी एकड़ पैदावार ले रहा है और सऊदी अरब के सहराओं में भी फी एकड़ गंदम की पैदावार 95 मन के करीब है। आइए देखते हैं कि गंदम पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक कौन से हैं और उनकी फी एकड़ पैदावार कितनी है और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों। दुनिया में फी एकड़ औसत गंदम की सबसे ज्यादा पैदावार न्यूजीलैंड में 101 मन फी एकड़ ली जाती है और गंदम की फी एकड़ सबसे ज्यादा पैदावार 160 मन का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के किसान एरिक वॉटसन के पास है। दूसरे नंबर पर बर्तानिया है जो 90 मन फी एकड़ पैदावार ले रहा है। 85 मन फी एकड़ पैदावार के साथ सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है। 75 मन के साथ नामीबिया चौथे और 70 मन फी एकड़ पैदावार के साथ ज़ाम्बिया 5वें नंबर पर है, जबकि वतन अजीज में फी एकड़ पैदावार 30 मन के करीब है। शदीद सर्दी, कोहरा और यख बस्ता ठंडी हवाएं इंसानों के साथ फसलों को भी शदीद मुतासर करती हैं, इसलिए फसलों को भी ड्राई फ्रूट्स की जरूरत होती है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गंदम के खुश्क मेवाजात कौन से हैं और उनको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में दिसंबर और जनवरी के महीने इंतहाई ठंडे होते हैं और बालाई और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत अक्सर 10 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से गंदम को बास औकात नुकसान का खदशा होता है। अगर गंदम को बाकायदा खादें ना डाली गई हों तो गंदम पीली हो जाती है और फी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनती है। ऐसी गंदम जो नवंबर में काश्त की गई हो उसको सर्दी की लहर नुकसान की बजाय फायदा देती है, क्योंकि सर्दी के बायस पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है और फसल शगुफे बना लेती है, जबकि लेट काश्ता गंदम सर्दी की वजह से शगुफे नहीं बढ़ा पाती, जो पैदावार में कमी का बायस बनती है। गंदम की फसल को मौसमी दबाव से बचाने के लिए बायोस्टिमुलेंट और अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा का स्प्रे किया जाता है ताकि फसल की पैदावार मुतासर ना हो। आइए देखते हैं कि अज्जाए सगीरा क्या काम करते हैं और किस तरह फसल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इसकी फार्मूलेशन क्या है।
गंदम के पत्ते को खुराक बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है और सर्दी की वजह से जब पत्ते मुरझाते या पीले पड़ते हैं तो खुराक की तरसील का निजाम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे पौधे की बढ़ोतरी मुतासर होती है। ऐसी सूरत हाल में किसान अमाइनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड और 2% के हिसाब से यूरिया और 1 किलो फी एकड़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करके फसल को सर्दी के मुज़र असरात से बचा सकते हैं। नवंबर में काश्त की जाने वाली फसल के लिए ये फार्मूला ऑप्शनल, जबकि दिसंबर में काश्त की जाने वाली फसल के लिए ये फार्मूला जरूरी समझा जाता है। गंदम की फसल पर अमाइनो एसिड्स, अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा के स्प्रे के बारे में मजीद जानने के लिए आइए आपको एक माहिर के पास लिए चलते हैं। जी, जैसा कि आपको पता है कि गंदम पे जब कोरा पड़ता है तो वो एक दबाव में आती है और इस स्ट्रेस कंडीशन से निपटने के लिए उसमें एक क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है और ये क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कंट्रोल किया जाता है इंजाइम्स के ज़रिए। और इन इंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो मुनहसर कर रही होती है अज्जाए सगीरा की अवेलेबिलिटी पे। ख़ास तौर पर हम जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज़ को सरे फहरिस्त रखेंगे। और ऐसे पौधे जिनमें अज्जाए सगीरा वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं वो बेहतर अंदाज में इस दबाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा अज्जाए सगीरा जो है वो कोरे वाली जो गंदम है या ऐसी गंदम जिस पे कोरा पड़ रहा है उसमें उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में खातिर खा अपना रोल प्ले करते हैं। फसल का रंग जो पीला है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। उनमें से एक वजह जो है वो अज्जाए सगीरा या हमारे जो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से हो सकता है। अब ये जो पीलापन है वो किस वजह से हो रहा है या हमारे जो अज्जाए सगीरा है उनकी कमी तो नहीं है, इसके लिए हमें ज़मीन का तज्ज़िया करवाना चाहिए। तो हमें एहतियातन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फसल पीली हो जाए तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। गंदम की फसल में पाई जाने वाली मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियां भी पैदावार में 30 से 40% कमी का बायस बनती हैं। दूसरे पानी के साथ कौन कौन सी जड़ी बूटी को खत्म करने के लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए और पहले पानी के साथ कौन सी जड़ी बूटी को खत्म करने के लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए, आइए तफसील जानते हैं। आमतौर पर दूसरा पानी 60 दिन के बाद लगता है जब गंदम का कद 15 इंच से ज्यादा हो चुका होता है। इस वक्त 2 किस्म की जड़ी बूटियां फसल में आमतौर पर देखी जाती हैं, घासनुमा जड़ी बूटी और दुम्बी सिटी वगैरह। घासनुमा जड़ी बूटी चूंकि इस वक्त गंदम से मुकाबला नहीं कर रही होती, इसलिए उसे खत्म करने के लिए स्प्रे करना गैर जरूरी है। मगर ऐसी जड़ी बूटियां जो गंदम के बराबर में कद बढ़ा रही हों, उनके लिए पानी के बाद जमीन तर वतर की हालत में हो तो फौरी तौर पर स्प्रे कर देना चाहिए। गंदम की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के हवाले से मजीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर गंदम काश्त मोहम्मद हमाद तनवीर साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले ये फरमाएं कि इस वक्त जो गंदम की स्टेज है आमतौर पर ज्यादा इलाकों में दूसरा पानी लग रहा है, और क्या दूसरे पानी पे गंदम की जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए स्प्रे करना रिकमेंड होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है जी कि अगर आप पहले पानी के साथ नहीं कंट्रोल कर सके या स्प्रे कल जड़ी बूटियां नजर आई हैं तो नहीं स्प्रे किया, तो फिर आप सेकंड पानी के बाद उसके वक्र में देखें कि अगर कनोपी बन गई है, ऊपर आ गया है, उसके ये शैडो आ गया है, तो फिर तो आप नहीं कर सकते हैं स्प्रे, उसका फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन अगर कंपटीशन में देखें कि ये जवी देखें, दुम्बी सिटी देखें, तो वो उसके साथ पैरेलल जो है ना वो फीड के साथ आती हैं, जिसकी वजह से फिर उनका कंट्रोल करना लाजमी होता है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे जड़ी बूटी को, तो आपकी जो क्रॉप है ना वो तकरीबन 40 to 50% तक लॉस में जा सकती है। यानी जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं अगर वो दूसरे पानी पर भी नजर आ रही हों तो स्प्रे करना चाहिए, और अगर छोटे पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं तो फिर स्प्रे करके ख्वामखा गंदम को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। देखें जी, मैंने वही बात की है कि चौड़े पत्तों वाली अगर तो उसके साथ कम्पीट कर रही हैं, ऊपर हैं, उसके पौधे के ऊपर आ गई हैं या ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, तो फिर तो स्प्रे करना चाहिए। जो बारीक पत्ते वाली जवी है या दुम्बी सिटी है ना, ये तो कंपटीशन में इसके साथ ही रहती है वीट में,
वो उसका कद भी इसके बराबर जी ठीक है, दुरुस्त है। हमाद साहब ये फरमा दें कि इसकी मुआशी नुकसान की हद क्या है? बाज़ औक़ात बहुत कम जड़ी बूटियाँ होती हैं और किसान बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं और गंदम स्ट्रेस में चली जाती है, वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो किस हद तक जड़ी बूटियाँ हों तो स्प्रे नहीं करना चाहिए? देखिए जी, अगर तो आपके फील्ड में आपको जड़ी बूटी कम नज़र आ रही है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे पास लेबर अवेलेबल है तो लेबर से जो है ना उसको गोडी करवा लें, उसको जो है ना वो हाथ से मैनुअली जो है ना वो रेडिकेट करवा लें। लेकिन अगर आपकी जो है ना वो उसके देखें कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकती, तो फिर स्प्रे करना चाहिए। हमारा साहब ये फरमाएं कि इस वक्त बेस्ट सोर्स क्या है इसको ख़त्म करने का? आपने अगर स्प्रे करना है तो अच्छी किसी कंपनी का करना है, और जहाँ पे आप कल को क्लेम कर सकें कि जी हमने आपसे स्प्रे लिया था, इसने काम नहीं किया। हम इतना ज़्यादा खर्च करके, इतना ज़्यादा पैसे लगा के गंदम की क्रॉप लगाते हैं, लेकिन स्प्रे करने के लिए हम जाते हैं किसी डीलर के पास, तो वो कहता है ये जी आपको 1000 रुपये की स्प्रे है, नहीं जी मैं आपको 800 में दे दूंगा। हम बड़े खुश होते हैं कि 200 रुपया बच गया, लेकिन गंदम की जो है ना स्प्रे, हम इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, कुछ साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं अमाइनो एसिड्स का स्प्रे कर दें तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, क्या ये दुरुस्त है? सब कहते तो है, लेकिन हम ऐसा एक्सपेरिमेंट को करते नहीं है। लेकिन पिछली दफ़ा हमारे पास थोड़ी सी आई थी अमाइनो एसिड का, लेकिन वो तो टाइम के साथ वैसे ही रिकवर कर जाता है, स्ट्रेस तो आती है। जी मोहम्मद हमाद तनवीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब गंदम में खुद कफील हो चुका है। अरब के सहराओं में गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के करीब कैसे पहुंच गई? ना पाकिस्तान जैसा जदीद नहरी निज़ाम, ना पाकिस्तान जैसा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही मुल्क भर में फैला हुआ हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बावजूद सऊदी अरब ने ये माइलस्टोन कैसे अचीव किया? चंद साल कबल सऊदी अरब गंदम इंपोर्ट करने वाला मुल्क था और आज खुद कफील हो चुका है और हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक कुछ सालों बाद सऊदी अरब से गंदम एक्सपोर्ट हो रही होगी। आइए देखते हैं कि सऊदी अरब के सहरा सरसब्ज खेतों में कैसे बदले। सऊदी अरब में तकरीबन 2.25 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की जाती है, जिससे 1.18 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हासिल होती है। फी एकड़ पैदावार का मुआवजा करें तो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा पैदावार। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने सहराओं में गंदम कैसे उगाई? तहकीक के बाद मालूम हुआ कि सऊदी हुकूमत ने किसानों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम की। जदीद आबपाशी का निजाम सेंट्रल पिविट इरिगेशन के जरिए कम पानी से ज्यादा रकबे को सैराब किया गया। गंदम की अच्छी पैदावार और गर्मी को बर्दाश्त करने वाला बीज तैयार किया गया। GPS के साथ चलने वाली जदीद रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए आबपाशी, खादों का इस्तेमाल और दीगर जरी जहरों को इस्तेमाल किया गया, जिससे फी एकड़ पैदावार में हैरान कुन तौर पर इजाफा हुआ। कुछ जरी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब में गंदम की पैदावार पर अखराजात बहुत ज्यादा किए जाते हैं। गंदम की सबसे खतरनाक बीमारी रस्ट यानी कुंगी का हमला है। इसका हमला शिद्दत इख्तियार कर जाए तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। साल 2017 और साल 2020 में इसका हमला रिपोर्ट हुआ था और इसके नुकसान का अंदाजा 40% तक लगाया गया था। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रस्ट की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और दूसरे और तीसरे पानी के दरमियान क्या इक़दामात किए जाएं तो बीमारी से बचा जा सकता है। स्टे विद अस। गंदम की फसल जहां इंसानों के लिए आटे का जरिया बनती है, वही इसकी एक जैली प्रोडक्ट तूड़ी जानवरों की खुराक का बेहतरीन जरिया है। और पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 मिलियन मैट्रिक टन तूड़ी पैदा होती है, जो मकामी ज़रूरत पूरी करने के साथ मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाती है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान से इस वक्त कितनी तूड़ी एक्सपोर्ट हो रही है और कौन से इक़दामात हैं जिनको करके हम तूड़ी की एक्सपोर्ट को बढ़ाकर कीमती ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तूड़ी का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनतों में किया जाता है, जिसमें कागज बनाने वाले कारखाने, टिश्यू पेपर इंडस्ट्री, गत्ता इंडस्ट्री वगैरह शामिल हैं। मगर आज भी तूड़ी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जानवरों के चारे के तौर पर किया जाता है। हमारे यहाँ तूड़ी को स्टोर करने का मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी तूड़ी खेतों में ही जाया हो जाती है। नमी ज्यादा होने की वजह से तूड़ी को अक्सर फफूंदी लग जाती है, जो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहती। तूड़ी की गांठ बनाने के लिए मशीनें भी बहुत कम हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी में तूड़ी की फी मन कीमत 2000 रुपए के करीब है।
अगर हुकूमत तूड़ी एक्सपोर्टर को चंद बुनियादी सहूलियात फ्राहम कर दे तो हम बड़े पैमाने पर तूड़ी एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गंदम की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि इसे शुरू से ही बीमारियों से महफूज रखा जाए और गंदम की सबसे खतरनाक बीमारी रस्ट है। रस्ट की बीमारी पूरी फसल को तबाह कर सकती है। रस्ट फफूंदी से फैलने वाली एक बीमारी है जिसका फैलाव शुरू में कर लिया जाए तो बेहतर, अगर ये फैल जाए तो इसका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। रस्ट की बीमारी फैलने की सबसे बड़ी वजह गंदम का बीज है। अक्सर किसान पुराना स्टॉक किया हुआ बीज इस्तेमाल करते हैं जो रस्ट की वजह बनता है। मौसम का अचानक सर्द से गर्म होना भी इस बीमारी की वजह समझा जाता है। पानी की ज्यादती भी रस्ट की एक अहम वजह है। पाकिस्तान में गंदम की फसल पर आमतौर पर 4 इकसाम की फफूंदी हमला करती है, जिसमें पत्तों का रस्ट, तने का रस्ट और पौधे पर नमूदार होने वाला पट्टी नुमा रस्ट, जबकि गंदम के सिट्टे पर आने वाला रस्ट भी एक बड़ी बीमारी है। ये तमाम इकसाम इंतहाई खतरनाक है, इसलिए खेत में रस्ट नजर आने की सूरत में फौरी फफूंदी का स्प्रे करना चाहिए। रस्ट की बीमारी और गंदम की दीगर बीमारियों के बारे में मजीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जावेद मक्की साहब मौजूद हैं। मक्की साहब गंदम की बीमारियों के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि रस्ट की बीमारी क्या है, ये कब हमला करती है और किसान इससे कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो जो रस्ट की बीमारी है मैं बताता चलूँ, ये इन्वायरमेंट पे बहुत डिपेंडेंट होती है। जब बारिशें हों, बादल हों और उसके जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, मसलन इसमें 3 किस्म की रस्ट होती हैं। लीफ रस्ट है तो उसका टेम्परेचर और है, स्ट्राइप रस्ट है तो उसका टेम्परेचर और है, और स्टेम रस्ट का और है। जो ही इनका फेवरेबल टेम्परेचर बनता है तो इसका अटैक होता है। तो इसमें स्टेम रस्ट तो इधर होती नहीं है। तो 2 डिजीज़ हैं हमारे यहाँ, लीफ रस्ट और स्ट्राइप रस्ट। इनके फैलने का ख़तरा होता है। तो इस साल जो अगर बारिशें फरवरी के मंथ में और मार्च में बहुत ज़्यादा हो गई, जो कि अभी तक जो लॉन्ग टर्म वो फोरकास्ट है उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें फैलने के ख़तरे बहुत कम है। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस साल ये एपिडेमिक में होती है जब लार्ज स्केल पे ससेप्टिबल वैराइटीज़ लगी हो। ये कहा जाता है कि चूंकि ये फंगल डिजीज़ है और फंगल डिजीज़ जब हमला कर दे उस वक्त कंट्रोल मुश्किल होता है, इसके लिए हमले से पहले इसका इलाज ज़रूरी है। तो अगर फरवरी में इसका हमला होता है तो फिर कब किसान को विजिलेंट रहना है और कब स्प्रे करना है, कौन सा करना है और इसकी मुआशी नुकसान की हद क्या है? मुआशी हद के हवाले से ये है कि अगर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता भी ये इन्वायरमेंट फेवरेबल रहा तो फिर समझें ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, स्टार्ट में हमें थोड़ी लग रही होती है, अब हमें 5-10% में या एक पैच ये विजिलेंट होके पूरा मॉनिटर करते रहे ना, कहीं एकड़ में हमें कोई पैच नज़र आ जाता है तो उस पैच पे पहले ज़रूर करा दें। पहले जो है ना, ख़ासकर अगर जनवरी के पहले लास्ट वीक में नज़र आती है, अब ये जनवरी में फ्री जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये लास्ट वीक में चांस होते हैं और या फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली जो है ना सेकंड वीक ऑफ फरवरी में ना वो अपना स्ट्राइप रस्ट, लीफ स्ट्राइप रस्ट का मौसम होता है, वो ज़्यादा नज़र आने के चांसेस होते हैं और लीफ रस्ट जो है ना उसके बाद शुरू हो जाएगी। तो इसमें यही है कि भी जो विजिलेंट होना है वो फरवरी के महीने में पूरा रहना है। अगर किसान को अपनी फसल में रस्ट किसी पौधे पे नजर आए तो उसको तल्फ किस तरह करना चाहिए ताकि वो बाकी पौधों में ना फैले? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस पैच पे ये थोड़े से एरिया पे आ जाएगी, हाफ मरला कह दें या 1 मरला कह दें, उस पे तो हम कर लें स्प्रे बेहतर है। इसको ये नहीं है कि हम उसको कहें कि भी उखाड़ के रख देते हैं। ये बाज़-औक़ात जो है ना ये अपना रिकमेंडेशन जाती है, ये रिकमेंडेशन ठीक नहीं है क्योंकि इससे हमने प्लांट पॉपुलेशन कम कर देनी है ना। अच्छा सर, ये फरमाएं कि इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? कौन से स्प्रे किए जाएं तो ये बार वक्त कंट्रोल हो सकती है? बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में जो है वो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का यूज़ है। आज इस प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आपने कोशिश करनी है कि जो लेटेस्ट अप्रूव्ड वैराइटीज़ हैं वो लेनी है,
क्योंकि वो हम उस वक्त अप्रूव करते हैं जब वो मल्टी लोकेशन पे रेजिस्टेंस शो कर रही होती हैं रस्ट के अगेंस्ट या बाकी डिजीज़ों के अगेंस्ट। तो जो वैराइटीज़ रेजिस्टेंस खो चुकी हैं या क़ुव्वत मुदाफ़अत खो चुकी हैं वो हरगिज़ नहीं लगानी, पहली बात। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपके फील्ड में कहीं नज़र आ रही है तो उसमें आपने जो फंजीसाइड के जो रिकमेंडेड है, टेल्ट है, नेटिवो है और इस तरह की जो फंजीसाइड्स हैं, स्कोर है, तो टाइम पे जब हम कर लेंगे इसकी 2-3 एप्लीकेशन दैट सफिशेंट। जी मोहम्मद जावेद मक्की साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को बर वक्त रस्ट का कंट्रोल करना है ताकि फसल को बड़ी नुकसान से बचाया जा सके। हमारे किसान ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, इसीलिए रवायती तरीके से काश्तकारी की जाती है जो फी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनती है। हमारी फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है, मगर हमारे कुछ तरक्की पसंद किसान 70 मन से भी ज्यादा फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। आइए देखते हैं गुज़श्ता चंद सालों में किस किसान ने कितनी फी एकड़ पैदावार हासिल की। साल 2023 में टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखने वाले किसान अब्दुल हनान ने गंदम की 76.51 मन फी एकड़ पैदावार लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि इसी साल लैया के किसान महमूद अहमद ने 70.6 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की। खुशाब के अल्लाह बख्श ने उसी साल 69.6 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की। 2022 में रहीम यार खान के रिहायशी अरसलान उमर और मोहम्मद असलम ने बिल तरतीब 81.2 और 78.7 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की, जबकि उसी साल खुशाब के किसान अब्दुल रहमान ने 70.9 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की। पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ पैदावार इतनी कम क्यों है, ये हकायक जानने के लिए हम पहुंचे चंद किसानों के पास। इस वक्त हम जिला कसूर में मौजूद हैं और ये रकबा BRB नहर के साथ वाक़े है। इंतहाई ज़रखेज़ रकबा है, मगर किसानों के मुताबिक गुज़श्ता सीज़न में यहाँ गंदम की फी एकड़ पैदावार 30 मन के करीब थी। आइए चंद किसानों से जानते हैं कि क्या वजह है कि पैदावार इतनी कम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसका जो मेन रीज़न है कि हमने गंदम की बुआई तो कर दी है, लेकिन गंदम की बुआई के टाइम से पहले हमें जो खाद है ना DAP, उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि DAP ज़्यादातर मार्केट में 2 नंबर आ रही है। अगर खाद की हमें कोई पहचान नहीं है, ज़राअत वाले महकमे वाले वो हमारे पास आते ही नहीं है, हमें आगाही ही नहीं देते कि आपने कैसे चेक करना है या हमारा दफ्तर कहाँ है, आपने हमारे पास आना है नहीं आना। वो मसला एक हमारे लिए था। गंदम को पानी दिया, पानी के साथ यूरिया ज़रूरी है पहले पानी के साथ, लेकिन अभी हमें यूरिया मार्केट में नहीं मिल, अगर मिल रहा है तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 5500-6000 के करीब बोरी की कीमत है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। और हमें नज़र आ रहा है कि अगर ऐसे ही रहा तो हमारी जो है, इसके अलावा हमें जो अभी इसके बाद हमने स्प्रेइंग करनी है इसके ऊपर, वो भी मार्केट में 2 नंबर मिल रही हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी पिछले साल की तरह इस साल उससे भी ज़्यादा कम फसल होने का इम्कान है। अच्छा, नॉर्मली इस तरह की ज़मीनों में 60 मन से ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए और होती भी है अक्सर एरियाज़ में। तो क्या, एक तो आपने बताया कि खादों का मसला है, इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक है या उनमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूसरा 3 ही चीज़ें होती है, खाद, दवाइयाँ और जो हमने ज़मीन के ऊपर हल चलाना होता है। तो हमारा हल चलाने का कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ज़मीन है ना, वो बहुत अच्छा तरह हम हल चलाते हैं, हम बहुत अच्छी तरह बुआई करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ठीक है। जाली खादें और महंगी खादें जो हैं वो पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। आप बताएं, आपने भी इस एरिया में गंदम लगाई हुई है, आपको क्या मसले दरपेश हैं गंदम के हवाले से, क्योंकि आपकी भी पैदावार आपने बताया कि 35 मन से ज़्यादा नहीं है। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ 30-35 ਮਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ DAP खाद भी 2 नंबर मिलती है। जी ठीक है, खादों का ही मसला। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनकी पैदावार अच्छी क्यों नहीं है। सर, ऐसे वजह तो नहीं यार, खाद दे नहीं रहा है, हर वक्त ब्लैक मेल ही कर रहे हैं, खाद भी 2 नंबर दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, ऐसे वजह सारा ना काम खराब हो रहा है, साड़ी फसल तां कमी आ रही है। जी, आपने देखा कि ये ज़िला कसूर जो है ये लाहौर के बिल्कुल साथ वाक़ है और डेवलप्ड ज़िलों में आता है, इसके बावजूद यहाँ ये सूरत हाल है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ किसान गंदम की फ़ी एकड़ पूरी पैदावार क्यों नहीं ले पा रहे। मेरी बात तो खाद मिलती नहीं है,
मिलती है तो 2 नंबर मिल रही है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, एक पानी नहीं आ रहा, बीज महंगा कर दिया है, नकली भाड़ आई रही है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उसको पकड़े गवर्नमेंट के बड़े बड़े डीलर हैं, वो माल ब्लैक में बेच रहे हैं। फसलें कम हो रही है, जिस जगह पे 50 मन उतरती थी उस जगह पे 10 मन भी हमारी कड़क या जौ नहीं उतर रही है। हमारा यही मुतालबा है, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ इनको पकड़े, हम तो गरीब आदमी हैं, 2 बोरी लेंगे, नहीं मिलेगी आधी बोरी घेरेंगे। डीलर है बड़े बड़े सियासी आदमी हैं, वही ब्लैक कर रहे, कोई गरीब आदमी तो ब्लैक नहीं करेगा। फसलें कम हो रही हैं, कारोबार ठप हो गया है। खाद बहुत महंगी मिलती है, एक तो मिलती नहीं है और दूसरी मिलती है तो महंगी मिलती है। इसी साल बहुत फसल कम एवरेज आएगा, कम, और रेट भी जो है ना ये कंट्रोल नहीं हुआ तो कम आएगा। हुकूमत से मुतालबा है तो रेटों पे कंट्रोल करे और दाम सही करे, और ये जो ज़राअत है ये रीढ़ की हड्डी है, इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आगे बहुत नुकसान हो जाएगा। गंदम की अच्छी पैदावार में सबसे बड़ी रुकावट खादों की बढ़ती हुई कीमतें हैं और ये रोज बरोज बढ़ रही हैं, जो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे साथ इस वक्त सुनो न्यूज के नुमाइंदा फजल भुट्टा साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस इलाके में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या वजह है, क्यों खादों की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक ज़िला कसूर में जो इस वक्त ज़मींदारों को सबसे बड़ी मुश्किल है पेश आ रही है वो खाद का मुहैया ना होना है, मैसर ना होना है। इस वक्त जो बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया बिल्कुल इस वक्त फ़ेल हो चुकी है कि ज़मींदारों को वो प्रॉपर तरीके से डीलर से खाद लेके दे सकें। खाद कसूर में आ रही है, हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक हम देखते हैं दिखावे के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए चंद बोरियाँ इंतज़ामिया के बंदों के सामने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनके सामने तकसीम कर देते हैं, मगर बाकी जितनी खाद है उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शक्ल में जो स्टॉकिस्ट है वो रख लेता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी के रेट से जो ज़मींदार को फराहम करता है। ज़मींदार हमने देखे हैं कि मारे फिर रहे हैं मगर उनको खाद मैसर नहीं आती। अब जो गंदम का सीज़न चल रहा है, बहुत से ज़मींदार ऐसे हैं जिनके साथ हमारा तल्लक भी होता है, कोई तल्लक वास्ता जो ज़मींदार दोस्त हैं वो कचहरी में और दीगर जगहों पे मारे फिर रहे हैं कि इंतज़ामिया को, डीसी साहब को और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कहें कि हमें खाद मुहैया करें ताकि हमारी गंदम की जो फी एकड़ पैदावार है या फसल अच्छी हो सके। तो जब ये लोग जाते हैं इंतज़ामिया के पास तो आगे से क्या जवाब देते हैं? जो इस वक्त ये मायूस कौन सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमें इंतज़ामिया जो है ना ख्वाब खरगोश की तरह सोई हुई नज़र आ रही है। ये उनका जो गठजोड़ समझ लें या उनकी कोताही समझ लें, गफलत समझ लें, हमें जो नज़र आता है वो यही आता है कि इंतज़ामिया ने जानबूझ कर आंखें बंद कर रखी हैं जिसकी वजह से ज़मींदार परेशान हो। जी भुट्टा साहब शुक्रिया। इस वक्त अगर हुकूमत की तरफ से खादें बर वक्त किसानों को मुहैया ना की गई तो यकीनन इस साल भी हमारी गंदम की फी एकड़ पैदावार पहले से मुख्तलिफ नहीं होगी। खुशाइन बात है कि इस साल गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा बढ़कर 22.20 मिलियन एकड़ तक पहुंच चुका है। रकबा तो बढ़ गया मगर अभी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सख्त मेहनत करने की जरूरत है। प्रोग्राम में बताए हुए असूलों पर अमल करके 30 मन की बजाय 70 से 80 मन पैदावार हासिल की जा सकती है।